Hello friends, welcome to Make Law Easy. Today we are going to discuss another section of Criminal Procedure Code, that is section 55 and section 55A. तो ये दोनों ही सेक्शन जो हैं वो आपके अरेस्ट प्रोविजंस जो आपके दे रखे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में उनसे ही रिलेटेड हैं आपके। तो चलिए डिस्कस करते हैं सेक्शन 55 सेक्शन 55A को। और इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं, आपको इससे हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई रिलेटेड वीडियोस चाहिए जिन टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस बना सकती हूँ, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट अगर लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है इन वीडियोज़ में, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उनको अप्लाई कर पाऊँ। तो चलिए फिर बढ़ते हैं सेक्शन 55 और सेक्शन 55A की तरफ। तो सेक्शन 55 ऑफ CRPC जो है वो बात करता है प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डेप्यूट्स सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। तो ये जो सेक्शन 55 है वो उस प्रोसीजर की बात करता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी अपने सबऑर्डिनेट को अरेस्ट करने के लिए, मतलब किसी दूसरे पर्सन को अरेस्ट करने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर करना चाहता है, तो उसके लिए उसे क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा, ये आपका सेक्शन 55 बताता है। और सेक्शन 55A जो है CRPC का, वो बात करता है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। मतलब जो अरेस्टेड पर्सन है उनकी हेल्थ और सेफ्टी की बात करता है कि उनकी हेल्थ और सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑफिसर इंचार्ज के ऊपर होती है जो उन्हें अरेस्ट करता है। तो चलिए इन सेक्शंस पे क्या लिखा है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 55 को। तो सेक्शन 55 जो है, जो कि आपका प्रोसीजर बताता है कि कब कोई पुलिस ऑफिसर कब और किस तरीके से क्या प्रोसीजर फॉलो करके कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी पर्सन को अरेस्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अपनी सबऑर्डिनेट को फॉरवर्ड कर सकता है। तो इस सेक्शन में क्या लिखा है ये देखिए, ये आपका बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। पहले हम कोशिश करते हैं इस बेयर एक्ट से समझने के लिए, और उसके बाद में हम इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, व्हेन एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन और एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 12 requires any officer subordinate to him to arrest without a warrant otherwise than in his presence any person who may lawfully be arrested without a warrant, he shall deliver to the officer required to make the arrest an order in writing। तो बेसिकली इसमें लिखा क्या है, इसको कैसे समझते हैं, इसको हम थोड़ा सा तोड़ के समझेंगे। देखिए इसमें लिखा है कि जब कोई किसी पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज है या कोई भी ऐसा पुलिस ऑफिसर कि जो आपका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के चैप्टर 12 के अंडर, ठीक है ना, जो आपका इंक्वायरीज और ट्रायल की बात करता है। तो अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो कि आपका CRPC के चैप्टर 12 के अंडर आपका कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, या फिर वो पुलिस ऑफिसर किसी पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है और वो चाहता है कि उसका कोई सब ऑर्डिनेट जो है वो किसी पर्सन को अरेस्ट करे, उसका सब ऑर्डिनेट जो है वो किसी पर्सन को अरेस्ट करे जिसको लॉफुली अरेस्ट किया जाना चाहिए, या कह सकते हैं कि जिसको लॉफुली लीगल तरीके से अरेस्ट किया जा सकता है बिना किसी वारंट के। तो ऐसी कंडीशन में उस ऑफिसर इंचार्ज को या उस इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर को, जिसे अपनी पावर जो है अरेस्ट करने की पावर को डेलीगेट करना है अपने सबऑर्डिनेट को, उसको ना एक रिटन ऑर्डर देना पड़ेगा, जिसमें देखिए उसके आगे क्या लिखा है, स्पेसिफाइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड द ऑफेंस और अदर कॉज फॉर विच द अरेस्ट इज़ टू बी मेड। मतलब उसमें जो रिटन ऑर्डर देगा अरेस्ट करने के लिए, वो उसमें ये भी मेंशन होना चाहिए कि किस पर्सन को अरेस्ट किया जाना है, साथ ही साथ में उस पर्सन का ऑफेंस क्या है, और उससे रिलेटेड जो भी कॉज होगा, मतलब कॉज ऑफ अरेस्ट जो है वो भी उसको उसमें मेंशन करने पड़ेंगे। एंड द ऑफिसर सो रिक्वायर्ड shall
बिफोर मेकिंग द अरेस्ट नोटिफाई टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड द सब्सटेंस ऑफ द ऑर्डर एंड इफ सो रिक्वायर्ड बाय सच पर्सन शैल शो हिम द ऑर्डर। तो ये कहता है कि जैसे ही उस ऑफिसर को, मतलब उस ऑफिसर को कोई पुलिस ऑफिसर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना किसी को अरेस्ट करने की, वो डेलीगेट कर देता है अपने सबऑर्डिनेट को एक रिटन ऑर्डर की फॉर्म में, और सारी चीज़ें उसमें, सारी डिटेल्स उसमें मेंशन हो रखी हैं। तो उस केस में जो ऑफिसर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है ना, तो उसको अरेस्ट करने से पहले, वो ना जिस पर्सन को उसने अरेस्ट करना है उसको अरेस्ट करने से पहले उस पर्सन को नोटिफाई करेगा, मतलब उसको नोटिस देगा, ठीक है, और उसे बताएगा, उस ऑर्डर के बारे में बताएगा कि भाई इस तरीके से मुझे ये ऑर्डर मिला है आपको अरेस्ट करने के लिए। और अगर वो पर्सन चाहे, जिसको अरेस्ट करना है ना, वो पर्सन चाहे तो वो ऑर्डर उसको, उस पुलिस ऑफिसर को, उस पर्सन को शो करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है उसको देख लेते हैं। दिस सबसेक्शन एक्सप्लेन्स हाउ अ पुलिस ऑफिसर कैन ऑर्डर अनदर ऑफिसर to arrest someone without a warrant and what the arresting officer must do before making the arrest। तो ये जो आपका सबसेक्शन है, ये आपका सेक्शन 55 जो है, इसके 2 सबसेक्शन है। उसमें ये जो पहला सबसेक्शन है ना, वो क्या बात करता है, वो एक्सप्लेन करता है कि किसी पुलिस ऑफिसर को, कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने की जो ऑर्डर है वो किस तरीके से दे सकता है। फाइन, अरेस्ट करने का ऑर्डर, मतलब किसी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट करने का ऑर्डर किस तरीके से दे सकता है। और साथ ही साथ में ये भी बताता है कि जो अरेस्टिंग पर्सन है, मतलब जिसको वो पावर मिली है अरेस्ट करने की, उसको क्या करना चाहिए अरेस्ट करने से पहले। इफ़ अ पुलिस ऑफिसर हु इज़ इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन और हु इज़ इन्वेस्टिगेटिंग अ केस अंडर चैप्टर 12 क्या कहता है, ज्यूरिडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। चैप्टर 12 ये बात कहता है, ऑफ दिस कोर्ट वॉन्ट्स अनदर ऑफिसर टू अरेस्ट समवन विदाउट अ वारंट, ही मस्ट गिव द ऑफिसर अ रिटन ऑर्डर। द ऑर्डर मस्ट स्पेसिफाई द पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड रीज़न फॉर हिज अरेस्ट। तो यही वही बात है जो मैंने आपको बेयर एक्ट में तोड़ के कि बेयर एक्ट पे क्या लिखा है बताया था। तो ये कहता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो कि किसी पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है, या कोई आपका इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर है जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है चैप्टर 12 ऑफ CRPC के अंडर, वो अगर चाहता है कि कोई दूसरा ऑफिसर जो है वो किसी पर्सन को अरेस्ट करे बिना वारंट के, ठीक है ना, लीगल तरीके से बिना वारंट के अरेस्ट करे, तो ऐसी कंडीशन में उस ऑफिसर को, उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को या उस पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को क्या करना पड़ेगा, एक रिटन ऑर्डर देना पड़ेगा अपने उस सबऑर्डिनेट को जिसको वो चाहता है कि वो दूसरे पर्सन को अरेस्ट करे। साथ ही साथ में ऑर्डर में स्पेसिफाई होना चाहिए कि पर्सन जिसको अरेस्ट किया जाना है और जो भी रीज़न या कॉजेज़ आपके उस अरेस्ट से रिलेटेड है उन सब के बारे में भी उस ऑर्डर में मेंशन होना चाहिए। द ऑफिसर हु गेट्स द ऑर्डर मस्ट टेल द पर्सन हु इज़ बीइंग अरेस्टेड व्हाट द ऑर्डर सेज एंड व्हाई ही इज़ बीइंग अरेस्टेड। तो जो ऑफिसर जिसको वो पावर डेलीगेट हुई है अपने सुपीरियर से, उसको ना अरेस्ट करने से पहले उसको क्या फॉलो करना है कि उसको इस ऑर्डर की जानकारी किसको देनी होगी, जिस पर्सन को अरेस्ट करना है। फाइन, और उसको ये भी बताना है कि भाई ये ऑर्डर क्या कहता है, उसके कॉज के बारे में बताना है कि उसको क्यों अरेस्ट किया जाना है। और अगर पर्सन जो है वो चाहता है, वो पर्सन उसको कहता है कि भाई मुझे वो ऑर्डर देखना है, तो उस ऑफिसर को वो ऑर्डर उस पर्सन को शो करना पड़ेगा जिसको उसने अरेस्ट करना है। द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन इज़ टू एंश्योर दैट द पर्सन टू बी अरेस्टेड is informed of the grounds of his arrest and the authority of the officer who arrest him। तो इस सबसेक्शन जो है इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है कि जो पर्सन आपका अरेस्ट होना है, ठीक है ना, जिसने अरेस्ट होना है, उसको उसके अरेस्ट के ग्राउंड्स, मतलब किस बेस पे उसे अरेस्ट किया जा रहा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और साथ ही साथ में जो ऑफिसर उसको अरेस्ट करने वाला है उसकी अथॉरिटी क्या है, उसकी अथॉरिटी क्या है उसकी अरेस्ट करने की। This subsection also protects the subordinate officer from any legal liability for making the arrest, फाइन। तो ये जो है, ये जो सबसेक्शन है ये आपका
जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है जो कि अपने सुपीरियर के कहने पे अरेस्ट करेगा, उसको एक तरीके से ना प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी तरीके की लीगल लाइबिलिटी के लिए, उस तरीके के अरेस्ट को करने के लिए जो कि बिना वारंट के अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये आपका सब सेक्शन 1 आपका सेक्शन 55 का कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं आपका सब सेक्शन 2 की। तो इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है? नथिंग इन सब सेक्शन 1 shall affect the power of police officer to arrest a person under section 41। तो ये कहता है कि इस सेक्शन का, ये जो सब सेक्शन 1 है ना, इसका कोई भी इफ़ेक्ट जो है वो सेक्शन 41 के ऊपर नहीं पड़ेगा। और सेक्शन 41 क्या किसकी बात करता है? सेक्शन 41 जो है अरेस्ट विदाउट वारंट की बात करता है कि पुलिस ऑफिसर कब और किस कंडीशन, किस सर्कमटेंसेस में किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। तो इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या होगा? दिस मीन्स दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिलीवरिंग रिटन ऑर्डर एंड नोटिफाइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द ऑर्डर डज नॉट अप्लाई टू द केसेस where the police officer has the authority to arrest a person without a warrant under section 41। तो ये कहता है कि जहाँ किसी पुलिस ऑफिसर के पास में अथॉरिटी है किसी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट करने की, जो कि आपका सेक्शन 41 के अंडर अरेस्ट किया जा रहा है, उस केस में ये आपका सब सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। दूसरा क्या है इसमें? सेक्शन 41। अब हम बता देते हैं कि आपको सेक्शन 41 जो है वो क्या बात करता है। सेक्शन 41 जो है लिस्ट द कंडीशन एंड सर्कमटेंसेस अंडर विच अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट। तो ये सेक्शन 41 वो सारी कंडीशंस बताता है कि कब कोई पुलिस ऑफिसर जो है किसी पर्सन को बिना वारंट के और बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट कर सकता है। देयरफॉर Subsection 2 of Section 55 preserves the power of police officer to arrest a person without a warrant in accordance with Section 41, irrespective of whether the officer is acting on his own or on the direction of his superior officer। तो ये आपका सेक्शन 55 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं सेक्शन 55A की। तो सेक्शन 55A बात करता है हेल्थ और सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन की। तो यहाँ पर ये क्या कहता है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ पर्सन हैविंग द कस्टडी ऑफ एन एक्यूज्ड टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एक्यूज। तो ये कहता है कि ये उस पर्सन की, उस ऑफिसर की ड्यूटी है जिसकी कस्टडी में एक्यूज है कि वो एक्यूज की हेल्थ और उसकी सेफ्टी की रीजनेबल केयर करे। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप किस तरीके से लिखेंगे? इट स्टेट्स दैट द पर्सन हु हैज़ द कस्टडी ऑफ एन एक्यूज पर्सन सच एज अ पुलिस ऑफिसर और अ मजिस्ट्रेट हैज़ टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एक्यूज पर्सन। दिस मीन्स दैट द पर्सन इन कस्टडी should not be subjected to any physical or mental torture or violence, abuse, neglect or any other harm that may affect their well-being। तो जब ये बात कह रहा है कि रीजनेबल केयर करनी चाहिए उस एक्यूज़ की हेल्थ और सेफ्टी की किसी भी पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट जिसकी कस्टडी में एक्यूज़ है, तो ये इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि किसी भी तरीके का फिज़िकल या मेंटल टॉर्चर या वायलेंस, एब्यूज़, नेगलेक्ट जो है या किसी तरीके का भी हार्म जो है एक्यूज़ की वेलबींग को नहीं होना चाहिए जो कि उसकी वेलबींग को अफेक्ट करे। द पर्सन इन कस्टडी ऑल्सो हैज़ द राइट टू गेट मेडिकल अटेंशन इफ़ दे आर सिक और इंजर्ड। तो पर्सन जो कि आपका कस्टडी में है उसके पास राइट होता है मेडिकल अटेंशन का कि अगर बाय द वे वो बीमार है तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो मिल सके, इसका उसका राइट होता है। द पर्सन हु हैज़ द कस्टडी ऑफ द एक्यूज पर्सन हैज़ टू फॉलो दिस ड्यूटी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर विच प्रोटेक्ट द राइट एंड डिग्निटी ऑफ एवरी पर्सन इवन इफ दे आर एक्यूज ऑफ द क्राइम। तो ये कहते हैं कि जिस पर्सन की कस्टडी में एक्यूज है उसको अपनी इस ड्यूटी को फॉलो कर रहा है कि जब एक्यूज़ बीमार है या उसकी हेल्थ को कोई डेंजर है या किसी भी तरीके का उसको नुकसान हो रहा है, उसको हार्म हो रहा है, तो उस केस में उसकी केयर करना और उसको मेडिकल अटेंशन प्रोवाइड करना ये उसका उस पर्सन की ड्यूटी है
कि वो उसे मेडिकल अटेंशन प्रोवाइड करे, राइट, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है और साथ ही साथ में हमारा जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसमें भी ये आपका मेंशन किया गया है। क्यों? क्योंकि कोई भी पर्सन चाहे वो एक्यूज ही है, उसकी राइट और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। तो ये जो सेक्शन आपका 55A जो है ना, ये आपका ऐड हुआ है CRPC में बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2008 टू प्रिवेंट कस्टोडियल डेथ्स एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन। तो ये सेक्शन ऐड किया गया था 2008 के अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो अमेंडमेंट हुआ 2008 का। और किस चीज़ के लिए? जो कस्टोडियल डेथ्स होती है ना, मतलब कस्टडी के दौरान, मतलब कस्टडी में रहने के दौरान जो एक्यूज़ की किसी एक्यूज़ की डेथ हो जाती है या किसी भी तरीके से आपका ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये सेक्शन ऐड किया गया है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये सेक्शन 55 और 55A भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको इससे समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर आपको इससे हेल्प मिलती है, आपको इससे समझने में किसी भी तरीके से आपको मदद मिलती है, तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और साथ साथ में कुछ भी अपडेट के लिए या आपको कोई न्यू वीडियोज़ वगैरह चाहिए तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।